हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एन पी सी एस। हम लोगों ने अभी तक इस नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को देख लिया था। अब बात करते हैं स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में, या फिर शॉर्ट में जिसको हम लोग बोलें स्टेट कमीशन। इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? अब जो आप नेशनल के बारे में जो सीख चुके हो, तो आपका जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होंगी, उसकी भी वर्किंग और नेचर आपको बिल्कुल काइंड ऑफ मोर और लेस सेम ही लगेगी। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं आपको इसको बताता हूँ। कॉम्पोजिशन, हर एक जो स्टेट कमीशन होती है उसके अंदर एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और 4 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जितना कि प्रिस्क्राइब करा जाए स्टेट कमीशन के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना, इसको कंसल्टेशन किसके साथ करनी है? कीवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। यूपीएससी ट्रैप क्या कर सकता है, क्या बोलकर? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो, चील जैसी निगाह बिल्कुल। ठीक है, एक बार के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं, ज़रा ऊपर जाते हैं और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की कॉम्पोजिशन को देखते हैं। यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट है, not less than 4 members and not more than such members as may be prescribed। इसके लिए तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये नेशनल लेवल पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी ये वाली चीज़। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब ही कर दिया था। कितना मैक्सिमम, कितना हमने पढ़ा था? 11, जिनमें से एक कंपलसरी तौर पर कौन होना चाहिए? वेरी गुड। वापस आओ यहाँ पर स्टेट वाले पे। यहाँ पर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इट में मेक रूल्स टू प्रोवाइड फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमीशन जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन। मुझे भी आप बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डिटरमाइन करे कि एक स्टेट कमीशन के पास मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर दे क्यों नहीं रखे हैं? जैसा कि नेशनल कमीशन में तो बता रखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने साल 2020 में क्या करा था, याद है आपको? ये एक्ट 2019 में आया था, तो फिर अगले ही साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, मैंने आपको बताया था। उसने बोला कि द कमीशन, नेशनल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 4, मतलब मिनिमम 4 मेंबर्स, मैक्सिमम 11, जिनमें से एक औरत होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं बोल रखा है? स्टेट में मैक्सिमम क्यों नहीं बोल रखा है? Because maximum number of members in state commission depends on state to state basis, right? याद है? भूल गए सुबह की डिबेट को हमने जो करी थी कि स्टेट कमीशन की ब्रांचेस भी तो बन सकती ना एक राज्य में, बहुत बड़ा राज्य, और जिसमें आपने एग्जांपल दिया था उत्तर प्रदेश, इसलिए यहाँ पर नहीं दे रखा, समझ गए? क्योंकि ये राज्य टू राज्य की व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है, उसका साइज़ क्या है, ब्रांचेस की और ज़्यादा ज़रूरत है क्या, लोगों को दूर दराज ट्रैवल तो नहीं करना पड़ रहा। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश की अगर मैं आपको बात बताऊं, इंदौर से लेकर, भोपाल से लेकर ग्वालियर तक आने में हो सकता है आपको एक पूरा दिन लग जाए, ऑलमोस्ट एक पूरा दिन। अब पूरा दिन आप समझते हो ना कि जब आपको ट्रैवल पूरा दिन करना पड़ता है, मतलब वैसे बोल रहा हूँ मैं आम भाषा के अंदर, कि आपका एक पूरा दिन चला जाए। अब आपसे कोई पूछे कि आपने कितने राज्य ट्रैवल कर लिए दिन में, तो आप बोलो भाई मैं तो मध्य प्रदेश के अंदर ही घूम रहा था। इतना बड़ा है उसका एक्सटेंट मध्य प्रदेश का। यूपी के साथ भी ऐसा ही है। नोएडा से मुजफ्फरनगर तक जाते हुए हो सकता है आपका आधा दिन चला जाए। अब ऐसे केस के अंदर कंज्यूमर को अगर बीच में किंग रखकर डिसीजन लेने हैं, कंज्यूमर इज द किंग, और कैसी गवर्नेंस मैंने आपको बताई थी जो कंज्यूमर के इर्द घूमती है? सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, है ना, सिटीजन पे फोकस करती हुई गवर्नेंस। उसके लिए फिर और भी तो फिर बन सकती हैं ब्रांचेस, इसकी रूल पढ़ा था ना हमने। स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो एस्टैब्लिश रीजनल ब्रांचेस ऑफ द स्टेट कमीशन। अगर ऐसा होगा
तो जितनी ब्रांचेस अलग अलग स्टेट में बन रही हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग हिसाब से देखेंगे ना कि एक एक ब्रांचेस में कितने प्रेसिडेंट, जो मतलब सॉरी कितना एक प्रेसिडेंट मिनिमम कितने मेंबर्स, मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, वो स्टेट टू स्टेट के बेसिस पर, केस के बेसिस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। उसके बाद स्टेट कमीशन है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है। ये राज्य की सरकार की क्या एक वो है, यहाँ पर पावर है। स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू प्रोवाइड फॉर सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन। ठीक है। राज्य की सरकार जो है उसका रूल सिर्फ कितना रह जाता है कि वो रूल बनाती है फॉर द सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन। ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो रूल बनाती है फॉर द क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन। और राज्य की सरकार क्या कर रही है, इट इज मेकिंग रूल्स फॉर सैलरीज एंड अलाउंसेस और दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नहीं करती है, फिर कर भी सकती है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर इट में मेक रूल्स। अब क्योंकि स्टेट कमीशन है तो ज्यादातर तो कौन देखेगा, स्टेट का। ओके। कोई दिक्कत यहां तक कॉम्पोजिशन में? बात करते हैं इसकी ज्यूरिसडिक्शन की, रेंज ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस। स्टेट कमीशन हैज द पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन। नंबर 1 पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। स्टेट कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन होती है कि वो एक्सेप्ट कर सके कंप्लेंट्स को जहां पर गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है जो कि कंज्यूमर ने पे कर रखा है एज कंसिडरेशन इट एक्सीड्स ₹1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। यानी कि रेंज कितनी है, 1 करोड़ टू 10 करोड़। ये है बैरियर। नेशनल कमीशन क्या करती है, कितनी वैल्यू के केसेस, पहले तो इसके पास था कि जो 10 करोड़ से ऊपर हो, याद है, फिर 2021 में चेंज करा गया था 2 करोड़ से ऊपर, है ना। यानी कि मिनिमम केस कितना हो, वो क्या लिखूं मैं यहां पर, 2 करोड़, 2 करोड़ 1 रुपए, मिनिमम यही हुआ ना, 2 करोड़ से ऊपर। उससे ऊपर होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना, कंफ्यूज तो नहीं हो ना जो मैंने बोला 2 करोड़ 1 रुपए वाली बात, क्योंकि वो उससे ऊपर कह रहा है, उससे ऊपर 1 रुपए ही तो लोगे ना। क्यों श्रेया 50 पैसे लोगे कि 54 अठन्नी गिनोगे, 1 रुपए ही होता ना मिनिमम। तो बट द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सच अदर वैल्यूज एज इट में डीम फिट। तो क्या हुआ, 2021 में दिस लिमिट वॉज रिड्यूस्ड अबव ₹50 lakhs बट अप टू ₹2 करोड़। मतलब ये जो लिमिट है ये अब एक नई बनी। अब मेरे को यहां कितनी लिखनी चाहिए विंडो, यानी कि केसेस और आने लगे इसके पास, है ना, ज्यादा केसेस आएंगे। ज्यादातर मुद्दे किसके बन सकते हैं, 1 करोड़ रुपए के 50 लाख के रुपए के, 50 लाख। ठीक है। फिर यहां पर एक पॉइंट गिवन है, 4th पॉइंट, और वो आपसे कह रहा है कि ऑलरेडी जो हम पीछे बोल चुके हैं। तो उसने क्या बोला भाई पीछे, पॉइंट नंबर 3 में इसने बोला हाँ दिस वॉज डन, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में नेशनल कमीशन के साथ भी करा था, दिस वॉज डन एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन रूल्स 2021, उसके अंतर्गत ये करा गया। IBID जब भी लक्ष्मीकांत में लिखा हो तो समझ जाना, वही कह रहा है कि प्रीवियस पॉइंट में जो बात हो चुकी है वो सेम पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा।
उसके बाद एपिलेट जुरिस्डिक्शन, नाम से क्या पता लग रहा है, सॉर्ट ऑफ अ अपील रिक्वेस्ट। तो स्टेट कमीशन हैज शेल हैव जुरिस्डिक्शन टू एक्सेप्ट कंप्लेंट्स। कोई भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट वो जिला जो कि एक उस राज्य में लाया करता हो जहां पर उस स्टेट कमीशन का जिक्र हो रहा है। याद रखना, यूपी की स्टेट कमीशन कौन से जिले के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है? यूपी के जिले, ठीक है। अपील में भी मेड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन। और नेशनल कमीशन के केस में क्या होता है, स्टेट कमीशन के ऑर्डर में कितने दिन, 30 डेज। यहां पर कितना है, 45 दिन। लेकिन ये जो 45 दिन का समय है ना, जैसे हमने वहां पर एक विंडो देखी थी ना कि नेशनल कमीशन फिर भी 30 दिन से ज़्यादा अगर उसको लगे कि हाँ कोई ऐसा गंभीर कोई मुद्दा था, पर्सन जो है मतलब उसको लगे कि हाँ यार कुछ सफिशिएंट रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से पर्सन जो अपील फाइल नहीं कर पाया, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसी विंडो है क्या 45 दिन से ऊपर। बट द स्टेट कमीशन में एक्सेप्ट में एंटरटेन एन अपील फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज, अगर वो सेटिस्फाइड है कि देयर वॉज अ सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग द अपील विद इन द गिवन टाइम। पर्सन नहीं कर पाया किसी भी डर की वजह से, उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज था, कुछ भी, अगर कमीशन को ठीक लग रहा है तो कमीशन कहेगी कोई बात नहीं, 45 दिन बीत गए, आप नहीं कर पाए, हम अभी भी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार। क्योंकि देखो ना, कमीशन यार ये देखता है यार ये, अब इसका रीज़न क्या होता है यार, ये अमाउंट कम होती है क्या, 50 लाख से 2 करोड़ की जो विंडो है कम है क्या, या नेशनल कमीशन के केस में ये जो आपने विंडो पढ़ी यहाँ पर कितनी, 2 करोड़ से ऊपर वाली, कम होता है क्या रकम ये? पर्सन अगर नहीं कर पाया, घूम रहा है इधर उधर, इस सरकारी अधिकारी से मिल रहा है, इस सरकारी दफ्तर में जा रहा है, उसको नहीं समझ में आया, बाद में उसको पता लगा, लेकिन तब तक ये टाइम निकल चुका था, उसने कमीशन को अपनी बात बताई ऐसे ऐसे करके, तो कमीशन उस केस में एक्सेप्ट कर देता है। उसके बाद रिविजनल जुरिस्डिक्शन, स्टेट कमीशन जो है, इट शैल हेल्प द जुरिस्डिक्शन टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स एंड पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स इन एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट। कॉल फॉर रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनका पूरा का पूरा मुद्दा अभी तक कहां तक पहुंचा है उसको सुन सकता है। एंड इट में पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स वर्डिक्ट किसी भी कंज्यूमर डिस्प्यूट के केस में विच इज पेंडिंग बिफोर और हैज बीन डिसाइडेड बाय एनी डिस्ट्रिक्ट कमीशन। किन सर्कमस्टांसेस के अंदर, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। नंबर 1, अगर सेम चीज़ वही है जैसे नेशनल कमीशन करता था ना स्टेट कमीशन के साथ, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने अपनी ऐसी पावर को एक्सरसाइज करा है जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन में, उसके दायरे के अंदर आती ही नहीं है, कानून ने कभी उसको वो पावर दी ही नहीं, और फिर भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने वर्डिक्ट सुना दिया, ऑर्डर पास कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के दायरे के अंदर जिस प्रकार से जो पावर आती थी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन टाइम पर अपनी वर्डिक्ट को डिलीवर कर ही नहीं सका जो कि उसको पावर दी गई थी एक लॉ के अनुसार। या तीसरा केस, इफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन इलीगली और विद मटेरियल इरेगुलरिटी, उसने दोनों पक्षों की प्रॉपर तरीके से बात नहीं सुनी, एविडेंस पूरा करेक्ट नहीं करा, वर्डिक्ट जो सुनाई वो इलीगल तरीके से सुनाई, या फिर कोई भी जो प्रेसिडेंट है या मेंबर्स हैं जिन्होंने वो वर्डिक्ट दी उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने किसी से पैसे खा लिए बीच में ये जजमेंट देने के लिए, या एक पार्टी के पक्ष में फेवर दे दिया। कल को अगर ये होता है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने भले ही एक वर्डिक्ट, एक ऑर्डर पास कर दिया हो, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की पावर कौन रखता है? स्टेट कमीशन। और सिमिलरली अगर ये तीनों चीज़ों का उल्लंघन अगर स्टेट कमीशन करे कि जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड नहीं आती है, जुरिस्डिक्शन में आते हुए भी उसने डिसीजन नहीं दिया, या इलीगली या फिर मटेरियल इरेगुलरिटी को इलीगल तरीके से एक्सरसाइज करा, या फिर मटेरियल एविडेंस देखे ही नहीं उसने और फिर भी वर्डिक्ट सुनाती, तो स्टेट कमीशन के इस वर्डिक्ट को नल एंड वॉइड कौन डिक्लेयर कर सकता है? नेशनल कमीशन। दूसरी पावर्स के बारे में बात करते हैं कुछ और। इन एडिशन टू द अबव पावर्स, स्टेट कमीशन हैज द फॉलोइंग अदर पावर्स ऑल्सो। स्टेट कमीशन किसी भी टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अनफेयर डिक्लेयर कर सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, अगर वो उसको लगे कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में अनफेयर है। याद है मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया था, जैसे ये केस यहां पर भी लागू होता है।
सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां नेशनल लेवल पे तो नहीं चलती ना, जीवन बीमा वगैरह कंपनियां कुछ भी हो सकती हैं, किसी भी लेवल पे हो सकती हैं, राइट। चलो ये इंश्योरेंस कंपनी को हटा दो, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट तो कहीं पर भी हो सकता है, गली मोहल्ले के अंदर। मकान मालिक किराएदार का रिलेशन हो सकता है, एग्रीमेंट बनता है हर चीज का, ठीक है। अगर कभी स्टेट कमीशन को लगे, कंज्यूमर बोल रहा है कि सर ये देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी, बिल्कुल साइड में जाकर कोने में चीटी से भी कम अक्षरों में इन्होंने ऐसा ऐसा करके लिखा, या इन्होंने ये वाली बात को लिख दिया और गलती से सर हमने साइन कर दिया था, हमें पता नहीं था, हमने रीड भी नहीं करा, और कमीशन को लगता है हाँ कोई बात नहीं, कंज्यूमर से ऐसी गलती हो जाती है, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशन भी तो देखो कितनी भयंकर है। तो साफ साफ कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाना, उसको फंसाने वाली बात है, उसको लूटने वाली बात है ये तो सामने वाली पार्टी कहे कि हमने तो पहले ही इससे बोला था, सब कुछ बातचीत होकर ही हुई थी, देखो इनका अंगूठा भी, इनका सिग्नेचर भी। कमीशन कहता है टेक माई मिडिल फिंगर सैल्यूट एंड गेट लॉस, ये जो एग्रीमेंट है, ये जो टर्म है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, आई एम डिक्लेयरिंग इट टू बी नल एंड वॉइड। जा अपने बाप के पास जा, जिससे कंप्लेंट करनी कर दे। उसके बाद स्टेट कमीशन शेल हैव द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय इट इफ देयर इज एन एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। यानी कि ये भी अपने आप को सुधारने का स्कोप रखता है नेशनल कमीशन की तरह। ये वाली पावर कैसी है? सेल्फ रिव्यू पावर है ना, कि अगर गलती से कोई ऑर्डर पास कर दिया तो गलती मानने को तैयार है, फ्रेश वर्ड देने को तैयार है। अब ये कमीशन कब करेगा? या तो ऑन इट्स ओन मोशन, जिसको क्या बोलते हैं पॉलिटी की लैंग्वेज में, वेरी गुड, स्यू मोटो, ऑन इट्स ओन। या फिर अगर उसको एप्लीकेशन दी गई हो, जब कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया था उसके 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टेट कमीशन जो है वो ट्रांसफर भी कर सकता है किसी भी कंप्लेंट को विच इज पेंडिंग बिफोर एनी डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू अनदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द स्टेट। लेकिन देखो रूल ये कहता है एक जिला दूसरे जिला, लेकिन वो जिला एक ही राज्य के अंदर होना चाहिए। स्टेट कमीशन मयूर भिंड मुरैना का केस सिलीगुड़ी भेज सकता है, वेस्ट बंगाल। चंडीगढ़ का केस पंजाब से चंडीगढ़ का केस जो है वो ठकुराइन बेंगलोर जा सकता है? नहीं। चंडीगढ़ का केस लेकिन लुधियाना से चंडीगढ़ जा सकता है? कौन करेगा ऐसा? स्टेट कमीशन। तो दिस कैन बी डन बाय द कमीशन ईदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट और इट्स ओन मोशन, यानी कि अगेन बाय सुयो मोटो, और कोई कंप्लेन अगर किसी ने दी हो, फाइल करी हो, कोई एप्लीकेशन लगाई हो यहाँ पर, तब कि आप ऐसा ऐसा जो है वो केस यहाँ पर ट्रांसफर कर दो। देखता है, ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन लगाई है, जैसा कि मैंने आपको नेशनल कमीशन में भी बताया था कि वो कर ही देगा। देखता है पहले वो केस की सफिशिएंट मतलब कॉज है। उसके बाद स्टेट कमीशन शेल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन इट ज्यूरिसडिक्शन। जैसे एमपी की एक स्टेट कमीशन है, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, भिंड, मुरैना, छतरपुर, कोई भी जो ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन बन रखी है, तो ये स्टेट कमीशन जो है एमपी की स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इन सब के ऊपर पावर एक्सरसाइज कर सकती है अपनी। कैसे कर सकती है? ये वाला पॉइंट इसको बताता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने कोई भी केस हो तो वो एक जिले से दूसरे जिले ट्रांसफ़र कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने अगर कोई भी अगर ऐसा एक ऑर्डर पास कर दिया है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, राइट। और वो अलग बात है कि हाँ अपने आप में भी एक सुधार का स्कोप ये रखता है कि अगर या तो खुद से या अगर इसके सामने कंप्लेंट फाइल करी गई हो 30 दिन के अंदर। ओके, अच्छा इसकी वर्डेट कुछ गलत हो गई थी, मान लो कोई वर्डेट इसकी गलत हो जाए,
और फिर ये खुद से सुधार नहीं कर पाया, स्यूमोटो नहीं कर पाया, आप एक एप्लीकेशन देना चाहते हो लेकिन 30 दिन का दायरा खत्म हो गया, अब क्या करोगे? थर्टी डेज के अंदर इसको बोलना है ना कि एक बार रिव्यू कर लो अपनी ऑर्डर को, बजट को, पहले बताओ हाँ या ना। अब वो खत्म हो गया, अब क्या करोगे? 30 दिन का समय खत्म हो गया। एक बार या फिर से मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर हम नहीं आ पाए थे, एक बार जरा अगर हो सके तो इसको करके देख लो। और क्या इसके पास पावर है इसको एक्सटेंड करने की? बिल्कुल है। समझ में आए सारी बातें? बताओ कोई दिक्कत? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।